कराएं क्योंकि वो अंडर टेबल फीस लेते हैं। ठीक है नवीन, मैं आपके पास लौटूंगी। महेंद्र राजू दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो महेंद्र जी, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूं और इसी पर पहला रिएक्शन लूंगी। अखिलेश यादव के इस तरह के बयान को आप लोग कैसे देख रहे हैं कि अखिलेश यादव ने कहा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुत मोटी फीस लेते हैं अंडर टेबल अगर कथा कराने के लिए, और अगर आम आदमी सोचे भी कि कथा अपने घर में करवाई जाए तो वो नहीं करा सकता और सोच भी नहीं सकता। पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद। वंदे मातरम, जय श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी का कल्याण हो। मुझको लगता है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी फ्रस्ट्रेट हो गए और इस प्रकार से फ्रस्ट्रेट हो गए कि समाज को बांटने की साजिश कर रहे हैं। और इस प्रकार से समाज को बांटने की साजिश कर रहे हैं कि हिंदू को हिंदू से ही लड़ाने का कारण काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने ब्राह्मण ठाकुर करके, अब ब्राह्मण यादव करके यादवों को वर्गलाया और खुद एक पंडित जी के घर में जाकर बैठकर खूब दावत उड़ाया, और तब उन्होंने किसी यादवों को नहीं बुलाया। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के ऊपर सवाल खड़े किए हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव जी एक बार नहीं, हजारों बार, बार बार लगातार सनातन संस्कृति, ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, भगवान को भी जाति में बांटने का उन्होंने साजिश किया। हम तो भगवान कृष्ण यादव थे, हम उनके वंशज हैं। लेकिन जब कृष्ण जन्मभूमि की बात आती है तब मौन हो जाते हैं और उनको गौशाला से भी बदबू आती है। तो फिर मुझको लगता है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कुर्सी के चक्कर में। जी, चूंकि देखिए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो निश्चित तौर पर पॉलिटिकल पार्टी है तो सियासत आगे समय पर भी होती रहेगी और हो रही है। लेकिन मैं ये समझने की कोशिश करूंगी जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, ब्राह्मण वर्सेस यादव, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना कि क्या सिर्फ ब्राह्मण को ही कथा कराने का अधिकार है, क्योंकि उसी के बाद से ये पूरा मामला लगातार उतूल पकड़ रहा है। नहीं, पहले तो मैं इस चीज का पुरजोर विरोध करता हूँ, निंदा करता हूँ जिस प्रकार से इटावा में उन दो व्यक्तियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ। सनातन में कहीं जगह ही नहीं दिया है। संस्कृति, जब हमारे माता पिता चींटी को भी मारने नहीं देते, जब हमारी माताएं खर पतवार तक की पूजा करती, यहाँ तक कि नाग विषैले जीवों की पूजा करती, तो क्या संभव है भगवे चोले में तिलक लगाए हो, कंठी धारण किए हो, उसके साथ इस प्रकार की अभद्रता, और आपने बुलाया, उससे कथा सुना और उसके बीच में ही कथा व्यास ने कुछ अभद्रता की। ये कथा व्यास की भी गलती है कि इस प्रकार से आप उच्च शिखर पर पहुंचकर उच्च गद्दी पे बैठने के बाद लोगों को एक संदेश के भाव में सात्विक बनाने का प्रयास कर रहे हो और खुद आपके अंतरात्मा में दुर्दांत आतंकवादी बसे हुए हैं जो इस प्रकार से महिलाओं के साथ घृणित कार्य कर रहे हो। लेकिन जो दुर्व्यवहार हुआ उसका पुरजोर विरोध करते, निंदा करते रहे। कथा कहने की बात तो जिसने वेद का अध्ययन किया, शास्त्रों पे चिंतन किया, जिसने कथा लगाकर और गीता का अध्ययन किया, भागवत का अध्ययन किया, पुराणों पर पकड़ बनाई, वो कथा कह सकता है, उसमें कोई बट कोई लेकिन कोई संशय नहीं। ठीक है महेंद्र जी, आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है उत्तर प्रदेश में। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और नवीन निशांत, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।